गुरुचरण सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी एरिया में रहते थे। सेक्टर 6 के एक मकान के ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले गुरुचरण सिंह एज अ ड्राइवर काम करते थे अपने एम्प्लॉयर अवतार सिंह के लिए, जो उसी मकान के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। 12 अक्टूबर 2003 की सुबह करीबन 11 बजे एक आदमी अवतार सिंह के पास आया। इस आदमी को एक ड्राइवर की जरूरत थी जो उसे अलीगढ़ तक ले जा सके। अवतार सिंह ने ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे गुरुचरण सिंह को आवाज लगाई। गुरुचरण सिंह के आने से पहले अवतार सिंह ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। देवेंद्र कुमार शर्मा, उस आदमी ने कहा। गुरुचरण सिंह जब वहां पहुंचा तो अवतार सिंह ने उसे अपनी ट्रिप की पूरी डिटेल समझाई और अपनी इंडिका कार ले जाने के लिए कहा। 11:30 बजे गुरुचरण और देवेंद्र घर से बाहर निकल गए और निकलते निकलते गुरुचरण ने अपनी बीवी सुरेंद्र कौर को चिल्लाकर कहा कि वो कुछ समय में वापस आ जाएगा, तब तक वो खाना बनाकर तैयार रखे। लेकिन वो आखिरी बार था जब गुरुचरण सिंह को देखा गया था। जब दूसरे दिन दैट इज 13 अक्टूबर को भी गुरुचरण सिंह वापस घर नहीं लौटे तो उनकी बीवी सुरेंद्र कौर और एम्प्लॉयर अवतार सिंह ने पुलिस में मिसिंग पर्संस कंप्लेंट फाइल कर दी थी। कुछ दिन बीते और फिर कुछ महीने, लेकिन गुरुचरण सिंह का ना तो पुलिस को कुछ अता पता चला, ना ही वो कभी वापस घर आए। 23 अक्टूबर 2003 गुरुचरण के गायब होने के 10 दिन बाद रोहिणी दिल्ली से करीबन 80 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के पलवाल शहर के पुलिस स्टेशन में सुरेश चंद गुप्ता नाम के आदमी अपनी ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे एम्प्लॉय धर्मेंद्र की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आया था। सुरेश का कहना था कि 21 मार्च 2003 के दिन एक आदमी उनके वहां आया था गाड़ी बुक करने और उसी के साथ उन्होंने धर्मेंद्र को एज अ ड्राइवर भेज दिया था। लेकिन तब 7 महीने बीत चुके थे और ना ही धर्मेंद्र का और ना ही सुरेश की टाटा सुमो गाड़ी का कुछ अता पता था। पुलिस ने कंप्लेंट तो फाइल कर दी थी, लेकिन सेम गुरुचरण सिंह के केस की तरह धर्मेंद्र के केस में भी कुछ अता पता नहीं चला। कई महीने बीत चुके थे लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर 10 अगस्त 2004 राजस्थान पुलिस स्टेशन में एक आदमी बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां थी उसके, सफेद बाल थे उसके और लंबी दाढ़ी वाला ये आदमी अंडर अरेस्ट था फरीदाबाद के टैक्सी ड्राइवर धर्मेंद्र के केस के लिए। ये जो आदमी था उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। इनफैक्ट वो पुलिस स्टेशन में बड़े कामली बैठा हुआ था और इसी कामनेस में उसने पुलिस वालों से ये कहा कि उसी ने धर्मेंद्र को है और उसी ने गुरुचरण को भी मारा था। इनफैक्ट उसने धर्मेंद्र और गुरुचरण सिंह जैसे ही 50 और टैक्सी ड्राइवर्स को के घाट उठाया था। बट द पुलिस दे बिलीव इन एविडेंसेस, राइट। वो आदमी पुलिस को अपने साथ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सिचुएटेड उत्तरा गांव में ले गया। उत्तरा गांव के एक जामुन के झाड़ के नीचे जाकर वो खड़ा हो गया और झाड़ की तरफ इशारा करके उसने पुलिस वालों को ये बताया कि मैंने यहाँ पे गुरुचरण की आईडी छुपाई है, आप उसे एज अ प्रूफ, मेरी बातों को सच्चा मानने के लिए एज अ प्रूफ अब वहाँ पे देख सकते हो। पुलिस वाले उस जमीन को खोदने लगे और थोड़ा सा खोदने के बाद ही उन्हें वहां पर एक ग्रीन कलर का लिफाफा मिला और उसके अंदर सच में गुरुचरण की आईडी थी। फिर वो आदमी उन्हें पास के एक नाले के पास ले गया और फिर इशारा करके कहा कि यहाँ धर्मेंद्र के आईडीज मैंने छुपाए हैं। खोदने पर पुलिस को एक सफेद लिफाफे में धर्मेंद्र की आईडीज भी मिल गई थी। लेकिन अभी भी पुलिस वालों के पास उस आदमी के लिए 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि आखिर इन दोनों की गाड़ियां कहाँ थी और दूसरा सवाल ये था कि गुरुचरण और धर्मेंद्र दोनों की कहाँ थी। और उस आदमी के पास इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर थे। उनकी जो गाड़ियां थी उन्हें तो उसने मार्केट में 20-30 हजार में बेच दिया था और उनकी आखिर कहाँ थी उनकी ये जो आदमी था वो पुलिस को यूपी के कसगंज इलाके में बहने वाली हजारा नहर ले गया और उसने पुलिस से कहा कि उसने उन दोनों की और उन 50 टैक्सी ड्राइवर्स की भी इसी नहर में लाकर फेंकी थी। पुलिस दे न्यू दैट दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट केस। पर आखिर ऐसा क्यों जब आदमी सामने से ही सब कुछ कन्फेस कर रहा है तो? जो हजारा नहर है ये क्रोकोडाइल से भरा पड़ा है, यानी कि अगर ये आदमी सच बोल रहा है और उसने ये नहर में फेंकी है तो वहां से उनके रिमेन्स को निकालना ऑलमोस्ट ना के बराबर था। टैक्सी ड्राइवर्स को हायर करना, दैट टू 50 इन टोटल, उन्हें सुनसान जगह पर ले जाना, उन्हें लूटना और फिर उनकी को नहर में ठिकाने लगा देना, ये सब एक न्यू क्रिमिनल का काम नहीं हो सकता था या फिर एक आदमी का काम नहीं हो सकता था। एंड पुलिस दे वर राइट अबाउट दिस इंट्यूशन, क्योंकि 2004 आते आते इस आदमी ने ना सिर्फ 50 से ज्यादा लोगों को था बल्कि इसकी एक अच्छी खासी गैंग भी बन चुकी थी। पुलिस के सामने बैठे इस आदमी ने अपना नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा बताया था, लेकिन पूरा इंडिया इसे डॉक्टर के नाम से जानने वाला था। लेकिन आखिर कैसे डॉक्टर देवेंद्र डॉक्टर बन गया था और क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर देवेंद्र का केस एक मूवी की तरह है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और हमें जाना पड़ेगा साल 1984 पटना बिहार में। क्योंकि देवेंद्र शर्मा के हाथों में एक भी शख्स की नहीं मिली। What made his crimes especially gruesome was where he discarded. नाम है देवेंद्र शर्मा, एक ऐसा नाम जिसकी कहानी हॉरर फिल्मों को भी मात दे दी। And that's why he earned the moniker Dr.
देवेंद्र कुमार शर्मा वैसे तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के एक छोटे से गांव पुराइनी का रहने वाला था, लेकिन अपनी BAMS की डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो बिहार के पटना शहर में आया था। उसके पिताजी देविका नंदन बिहार की ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी करते थे। देवेंद्र वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, इसीलिए 1984 में जब उसने BAMS में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करी तो उसका पूरा परिवार 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसके पूरे परिवार में वो पहला डॉक्टर बना था एंड दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर देम। अपनी BAMS की डिग्री पूरी करने के बाद इन 1985 देवेंद्र राजस्थान के बंदी कुई में शिफ्ट हो गया था, जहां उसने अपना क्लिनिक खोला विद द नेम जनता क्लिनिक। देखते ही देखते उसका काम सही चल रहा था और बहुत सारे साल बीत गए थे। 11 टू बी अप्रॉक्स 11 साल हो गए थे देवेंद्र की क्लिनिक खोले हुए, और उसका बंदी कुई शहर में अच्छा खासा नाम भी बन गया था और उसके क्लिनिक से उसकी अच्छी खासी कमाई भी होती थी। तो अच्छी खासी कमाई करने के बाद 1994 में देवेंद्र को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। भारत फ्यूल नाम की एक कंपनी थी जो कुकिंग गैस के डीलरशिप का ऑफर लेके आई थी उसके पास। देवेंद्र को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी और उसने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स इस डीलरशिप में इन्वेस्ट कर दी थी, होपिंग कि ये डीलरशिप उसकी लाइफ चेंज कर देगी। एंड इट डिड चेंज हिज लाइफ, पर वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था, क्योंकि वो कंपनी एक फ्रॉड कंपनी थी और वो देवेंद्र के सारे पैसे लेके भाग गए थे। सिर्फ कुछ ही दिनों में देवेंद्र के सारे सपने टूट गए थे एंड ही वाज लेफ्ट डेवास्टेटेड। नाउ 1994 में 11 लाख रुपए का फ्रॉड होना वाज ह्यूज। इवन नाउ अगर किसी के साथ 11 लाख का स्कैम हो जाए तो वो उसको शैटर कर देगा। तो इमेजिन करो ये चीज कि 1994 में 11 लाख की क्या वैल्यू रही होगी। बल्कि लेट्स डू दिस थिंग, कमेंट डाउन बिलो की इन्फॉर्मेशन को लेकर आज 11 लाख की क्या वैल्यू होगी 2025 में। पर कमिंग बैक टू दिस, देवेंद्र के लिए इतना बड़ा सदमा था कि ही कुड नॉट स्टे इन राजस्थान एनीमोर, तो इसीलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस अलीगढ़ आ गया था। वहां ही मेट डॉक्टर अमित। डॉक्टर अमित के साथ थोड़ी दोस्ती अच्छी होने के बाद डॉक्टर अमित ने देवेंद्र को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से देवेंद्र की क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई थी। डॉक्टर अमित किडनी ट्रांसप्लांट किया करते थे, जिसके लिए देवेंद्र भी कभी कभार उनकी मदद कर देता था। एक दिन डॉक्टर अमित ने देवेंद्र से ये कहा कि जितने लोगों को किडनी की जरूरत होती है उतनी किडनी अवेलेबल नहीं होती है। अगर किसी तरह वो दोनों इन किडनियों का अरेंजमेंट कर सकें तो दोनों माला माल हो जाएंगे। और ये बात सुनकर देवेंद्र, जो कि एक डॉक्टर था जिसका काम था लोगों की जान बचाना, वो अब पैसों के लिए लोगों की जान लेने वाला था। अब देवेंद्र ने ये तो ठान लिया था कि वो डॉक्टर अमित को पैसों के लिए किडनी सप्लाई करेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि आखिर वो ये काम करेगा कैसे, वो इतनी सारी किडनियां लाएगा कैसे। एंड आगे जब तुम लोग ये बात सुनोगे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे देवेंद्र ने ये पूरा किडनी रैकेट चलाया था। देवेंद्र ने सोचा कि अगर वो लीगली किडनियां ट्रांसप्लांट के लिए प्रोवाइड करे तो दो प्रॉब्लम होंगी उसे। पहली कि किडनी डोनर ढूंढना इज नॉट एन ईजी टास्क, और दूसरा कि अगर मानो किडनी डोनर मिल भी गया तो देवेंद्र को पैसे में से कुछ परसेंटेज ऑफ मनी डोनर को भी देने पड़ेंगे। और इस आइडिया के लिए देवेंद्र वाज नॉट अ बिग फैन। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसे 1994 में अपने साथ हुए फ्रॉड की याद आई एंड ही केम अप विद अ प्लान। द प्लान वाज टू ओपन अ गैस एजेंसी, अ फेक गैस एजेंसी। जिस चीज में देवेंद्र को फ्रॉड मिला था उसने उसी चीज का यूज करके दूसरे के साथ फ्रॉड करने का सोच लिया था। नाउ उसने फेक गैस एजेंसी तो बना ली थी, लेकिन अब उसे चाहिए थे ट्रक्स टू ट्रांसपोर्ट दीज फेक गैसेज। और फिर इन गैस सिलेंडर्स को ले जाने के लिए देवेंद्र ट्रक्स की बुकिंग करता और फिर उन्हें एक सुनसान रास्ते से ले जाता, ऐसे रूट जो एकदम सुनसान होता था और जिसके बीच में एक कैनाल पड़ता था, दी हजरा और हजारा कैनाल। जैसे ही वो लोग सुनसान लोकेशन में पहुंचते, देवेंद्र बहाने से ट्रक को रोकता और मौका पाते ही ट्रक ड्राइवर को देता था। बिकॉज देवेंद्र हिमसेल्फ वाज अ डॉक्टर, उसके लिए ऑब्वियसली बहुत इजी हो जाता था किडनी को ट्रक ड्राइवर्स के से ऑपरेट करके निकालने का। नाउ ये चीज सुनकर तुम लोग को लगेगा कि देवेंद्र किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं था। उसने अपने दुख को ही अपना नया जरिया बना लिया था पैसे कमाने का। लेकिन वेट टिल यू हियर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हिज स्टोरी। जैसे कि मैंने कहा कि इस रूट में हजरा कैनाल पड़ता था। हजरा कैनाल जो कि फेमस है अपने क्रोकोडाइल्स के लिए, तो इस कैनाल में भारी मात्रा में क्रोकोडाइल्स पाए जाते थे, विच मेड इट द परफेक्ट डंपिंग स्पॉट फॉर द ऑफ द ड्राइवर्स। सो किडनीज को उनकी से निकालने के बाद देवेंद्र बड़ी चालाकी से इन सभी लोगों की को हजरा कैनाल में फेंक देता था, जहां क्रोकोडाइल्स इन को खा जाते थे। एंड यस यू गेस इट राइट, फिर उनके सारे के सारे एविडेंसेस मिट जाते थे। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर उन ट्रक्स का क्या देवेंद्र उन्हें वहां बस छोड़ के चले जाता था? वेल, देवेंद्र ने इस चीज के बारे में भी पहले से सोच रखा था, क्योंकि उसने ये पूरा प्लान बहुत सोच समझ के बनाया था। वो इन ट्रक्स को डिसमेंटल करता और उसके पार्ट्स ग्रे मार्केट में बेच देता था, जिसके उसे आराम से 20 से 25 हजार तक मिल जाते थे। दिस वॉज द फुल प्रूफ प्लान ऑफ देवेंद्र शर्मा। पहले देवेंद्र सब कुछ अकेले करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक प्रॉपर गैंग बनना
शुरू हो गया था बिकॉज ही वॉज सप्लाइंग मोर किडनीज नाउ। तो उसकी गैंग बनने के बाद कुछ महीनों तक देवेंद्र और उसकी जो एक गैंग थी जो उसके साथ लोग जुड़ गए थे, वो लोग सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स को ही अपना शिकार बनाते थे। लेकिन सून दे रियलाइज कि पहले ट्रक ड्राइवर्स को बुक करना, फिर उन्हें ऐसे सुनसान रास्ते पे ले जाना, फिर उनके ट्रक को डिसमेंटल करना, ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क था एंड ही नीडेड टू फाइंड अ सिंपलर वे टू कैरी आउट हिज प्लान। उसे ये चीज पता थी कि ट्रक ड्राइवर से उसके बेस्ट विक्टिम्स हो सकते हैं एंड तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग टैक्सी ड्राइवर्स को अपना नया निशाना बनाएं। और क्योंकि ये चीज भी सिमिलर थी ट्रक ड्राइवर्स के लेकिन उससे कहीं ज्यादा आसान थी, तो अब उसके नेक्स्ट टारगेट थे टैक्सी ड्राइवर्स। वो सेम प्लान फॉलो करता, पहले टैक्सीज बुक करता, उन्हें हजरा कैनाल के रूट से ले जाता और फिर उनका करके किडनियां निकालता, कैनाल में फेंक देता और टैक्सी ग्रे मार्केट में जाके बेच देता था। ये सारा रैकेट चला 1998 से 2004 तक और इन 7 सालों में देवेंद्र और उसके गैंग ने ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा लोगों का किया था। 125 इलीगली किडनीज प्रोवाइड की थी जिसके उसे 5 से 7 लाख रुपए मिले थे, दैट टू पर किडनी। और एक मामले में दिनेश शर्मा नाम के टैक्सी ड्राइवर की कैब सरिता विहार दिल्ली से नरोरा बुलंदशहर के लिए 23 जनवरी 2004 को बुक की गई थी। उसका भी करके उसकी बॉडी को हजरा कैनाल में फेंक दिया गया था जिसे बाद में आइडेंटिफाई किया गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने ये चीज कंफर्म करी थी कि उसकी गले में रस्सी से घोटने की वजह से हुई थी। तो पुलिस के पास अब एटलीस्ट एक क्लू था, एक एविडेंस था और एक तरीका भी था कि कैसे देवेंद्र लोगों को था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यह आता है कि इतने सारे लोग मिसिंग थे तो क्या उनकी फैमिलीज को या फिर क्या किसी भी इंसान को फर्क नहीं पड़ा? वेल, जिन टैक्सी कंपनी से देवेंद्र इन लोगों को हायर करता था उनकी टैक्सी कंपनीज के ओनर और उनके परिवार वाले भी पुलिस में बार बार कंप्लेंट फाइल करते थे कि ड्राइवर लापता है, प्लीज इन्हें ढूंढिए, हमारे पति लापता है, इन्हें ढूंढिए। लेकिन पुलिस को कभी कोई क्लू मिलता ही नहीं था अनटिल वन डे इन 2004 देवेंद्र को गुड़गांव से अरेस्ट कर लिया गया था फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द किडनी रैकेट। कोर्ट में उसके सारे जुर्म साबित हो गए थे, द किडनी रैकेट, डंपिंग इन हजरा कैनाल एंड सेलिंग व्हीकल्स पार्ट इन ग्रे मार्केट। और इन सभी एविडेंसेस के चलते देवेंद्र को उम्र कैद की सजा हुई थी। और जब पब्लिक को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने देवेंद्र का नाम डॉक्टर रख दिया था। उसे 7 अलग अलग केसेस में उम्र कैद की सजा मिली थी। यही नहीं, उसे कम से कम एक केस में तो की सजा भी सुनाई गई थी, जैसे कि गुड़गांव में टैक्सी ड्राइवर नरेश वर्मा के केस 2008 में और फरीदाबाद में कमल सिंह के मर्डर केस में भी उसे पेनल्टी मिली थी। हालांकि कमल सिंह के केस इन 2012 और भागेयत AKA लाला के केस ऑल्सो इन 2012 में, ये जो 2 हाई प्रोफाइल केसेस थे उसमें सबूत की कमी और जांच में चूक के कारण उसे बरी कर दिया गया था। बट स्टिल ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन रियल लाइफ एंड फाइनली लोगों को इस चीज के बारे में पता चल गया था। एंड जैसे कि मैं फिर तुम्हें पहले बताया था कि दिनेश जो ड्राइवर था उसके एविडेंसेस पुलिस को मिल गए थे सर्च करने पर, तो यहाँ पर देवेंद्र के अगेंस्ट एक बहुत सॉलिड केस बना था। इतने सालों तक जब देवेंद्र ने ये सारे के सारे क्राइम कमिट करे तो किसी को भी पता नहीं लगा कि वो आखिर क्या कर रहा था। लेकिन जब इन सभी चीजों के बारे में लोगों को पता चला, स्पेशली उसके नेबर्स और उसके परिवार वालों को पता चला, तो उन्हें इस चीज का यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा डॉक्टर ऐसे क्राइम भी कर सकता है। देवेंद्र के जेल जाने के बाद उसकी बीवी और बच्चों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। आखिर वो कैसे रह सकते थे एक ऐसे इंसान के साथ जो इतने सारे मासूम लोगों की जान ले चुका था और न जाने आगे और कितने लोगों को अपना शिकार बनाने वाला था अगर वो पकड़ा नहीं जाता। फिलहाल उस पर कुल 27 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं जिसमें किडनैपिंग और रॉबरी जैसे घिनौने जुर्म शामिल है और 21 के लिए चार्ज शीट्स भी फाइल की गई हैं उसके अगेंस्ट। देवेंद्र जयपुर सेंट्रल जेल में एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और डिसिप्लिन लाइफ जी रहा था। ना वो वहां कोई रूल्स तोड़ता था और ना ही वो किसी को परेशान करता था। उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा था जो जेल के अथॉरिटीज भी नोटिस कर रहे थे। इसीलिए जब जनवरी 2020 में, विच इज ऑलमोस्ट 16 years आफ्टर बीइंग पुट इन जेल, जब देवेंद्र ने कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी डाली ये कहकर कि उसके परिवार में किसी की तबीयत बहुत खराब है एंड ही रियली वांट्स टू विजिट देम, ही वाज ग्रांटेड पैरोल फॉर 20 days। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई। इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन वी हैव टू जंप टाइम लिटिल बिट हियर। जुलाई 2020 बापरोला दिल्ली पुलिस को एक इंटेल मिली कि कनॉट प्लेस में कुछ इलीगल हो रहा है और जो आदमी इसमें इन्वॉल्व है वो एक बड़ा शिकार है, एक ऐसा शिकार जिसे पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रहे हैं। जब पुलिस CP पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को गिरफ्तार किया जो इलीगल बिल्डिंग बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को पहले लगा कि ये कोई छोटा मोटा क्रिमिनल होगा, लेकिन जब उस आदमी की आइडेंटिटी चेक की गई
देन दे रियलाइज्ड कि उनके सामने जो आदमी बैठा था वो एक वांटेड क्रिमिनल था, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। यस, वही देवेंद्र शर्मा जिसे पैरोल पे बाहर भेजा गया था जेल से। टर्न्स आउट कि वो पैरोल खत्म होने के बाद कभी जेल वापस ही नहीं गया। इंस्टेड वो भागकर दिल्ली के बापरोल गांव में आ गया था, जहां वो अपना नाम बदल कर रहता था। और इतना ही नहीं, वहां जाकर उसने एक दूसरी शादी भी कर ली थी, और तो और उसकी दूसरी बीवी को उसके पास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और वहां रहते हुए उसने काम करने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस शुरू कर दिया था। 7 महीने फरार रहने के बाद इस बार कोर्ट ने उसे तिहाड़ जेल भेजा था। अब कुछ साल बीते और टाइम था जून 2003। जेल में 3 साल बिताने के बाद देवेंद्र ने दोबारा से पैरोल की अर्जी करी। और अब तुम लोग यही सोचोगे क्योंकि ये क्रिमिनल एक बारी पहले भी पैरोल लेके भाग चुका था जेल से। भाग चुका नहीं था, वो कभी वापस ही नहीं गया था जेल में, तो दूसरी बार उसकी ये अर्जी डिनाई हो जाएगी, राइट? क्योंकि एक क्रिमिनल अगर एक बार ये चीज कर सकता है तो वो दूसरी बार भी ये सेम ही चीज करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट की थिंकिंग मेरी और आपकी थिंकिंग से मैच नहीं करती है, तो कोर्ट ने उसे सेकंड चांस दिया। कोर्ट ने उसे दोबारा से पैरोल दे दी, और इस बार कोर्ट ने उसे 20 दिन की पैरोल नहीं दी बल्कि पूरे 2 महीने की पैरोल दी थी। एंड जस्ट लाइक दैट देवेंद्र को एक और बार मौका मिल गया था दोबारा से भागने का, एंड उसने वही करा। वो वापस फरार हो चुका था एंड ही बिकेम अ वांटेड क्रिमिनल एट दिस पॉइंट। लेकिन इस बार वो 7 महीने में नहीं पकड़ा गया, इस बार वो एक बहुत लंबे टाइम के लिए फरार हुआ था। एंड आगे जो उसने करा उसे सुनने के बाद तुम लोग भी चौंक जाओगे। तिहाड़ जेल से 240 किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा गांव के रामेश्वरम आश्रम में एक आदमी आया जो अपने आप को संत दयादास महाराज बता रहा था। शरीर पर संत के कपड़े और थोड़ी बहुत दाढ़ी वाले इस आदमी को दौसा में रहने वाले लोगों ने अपने गांव में पहले कभी नहीं देखा था। दयादास रामेश्वरम आश्रम के रामेश्वरम धाम मंदिर में आया ये आदमी। इस मंदिर में पुजारी की कमी थी और मंदिर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो किसी पुजारी को सैलरी पे रख सकें। तभी दयादास ने उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी। उसने कहा कि मैं यहाँ पर फ्री में सब कुछ करूंगा और मुझे तुमसे कोई फेवर भी नहीं चाहिए, बस उसे भगवान की प्रार्थना करने से, बस उसे आरती करने से मतलब था। उसकी बातों से वो वहाँ के लोगों को बहुत ही बड़ा ज्ञानी लग रहा था, और क्योंकि वो ये सब कुछ फ्री में करने वाला था और उसे कुछ चाहिए भी नहीं था, तो वहाँ के लोग इस चीज के लिए मान गए। मंदिर वालों को उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से लगा कि ये कोई बहुत ही ज्यादा भला आदमी है, और उसे वहाँ पुजारी की तरह काम करने के लिए मंजूरी मिल गई थी। नाउ दयादास वहाँ मंदिर में रोज भगवान की आरती करने लगा था। एंड एट दिस पॉइंट आई वांट यू गाइस टू गेस कि ये दयादास आखिर था कौन। सो एनीवेज, दयादास अब मंदिर में रोज भगवान की प्रार्थना करने लगा था। दिन बीते, फिर कुछ महीने बीते, और अब दयादास वहाँ पूरी तरीके से सेटल हो चुका था, और गाँव वालों को भी इस पुजारी पे, दयादास पे विश्वास होना शुरू हो गया था। और धीरे धीरे करके लोग उसके पास मदद के लिए आने लगे थे। कोई उससे अपना भाग्य पढ़वाता तो कोई उससे अपना इलाज करवाता था। नेता से लेकर पुलिस अफसर तक सब उस मंदिर में आते थे, उससे बातें करते थे, उससे इलाज करवाते थे। वक्त चलते दयादास की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि दिन में कभी कभी तो 50 तो कभी 100 लोग भी उसके पास आने लगे थे। आश्रम के एक कमरे में उसने अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल दिया था। और ऐसा नहीं था कि दयादास इन लोगों का इलाज मुफ्त में किया करता था, वो इन लोगों से कम 1000 रुपए चार्ज करता था। उसके बाद में ये दवा भी देने लग गया था, जयपुर से मंगवा के काफी पैसा लेता था। ये 1000 रुपए से नीचे तो लेता ही नहीं था ये। कुछ लोग उसके इलाज से ठीक हो जाते थे और कुछ ऐसे भी थे जो ठीक नहीं हो पाए, बल्कि उनकी हो गई थी। उसने कहा बेटे मैं इसको बिल्कुल सही कर दूंगा, तो 15 रोज बाद में मेरा पुत्र खत्म हो गया। लेकिन इससे दयादास की पॉपुलैरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग उससे इतने ज्यादा प्रसन्न थे कि उसकी 1000 रुपए की फीस से ज्यादा भी कभी कभी उसे पैसे दिया करते थे। उसे पब्लिक इवेंट्स में एज अ गेस्ट भी बुलाया गया था, जहां वो लोकल पॉलिटिशियंस के साथ बैठा करता था। सो या ही वाज अ बिग डील। इनफैक्ट उसने इतने सारे पैसे कमा लिए थे इस चीज से कि अब वो आश्रम में एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहा था। उसने आश्रम में वो सारी फैसिलिटीज लगवाई जो कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में होती हैं, चाहे वो फिर एसी हो, वाईफाई हो, वाटर प्यूरिफायर हो, कूलर हो। इनफैक्ट उसने आश्रम में सीसीटीवी कैमरास भी लगवाए थे। उसका फ्यूचर प्लान ये था कि वो वहां आश्रम के पास ही एक ओल्ड एज होम बनवाएगा, और ये प्लान उसका सक्सेसफुल हुआ भी। इन अर्ली 2025 ही वाज एबल टू बिल्ड एन ओल्ड एज होम जिसका नाम उसने श्री बालाजी वृद्ध आश्रम रखा था। दौसा के लोग संत दयादास को बहुत मानते थे। उनके लिए संत दयादास एक डॉक्टर के पद से भी ऊपर थे, और उनकी पॉपुलैरिटी अगेन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कभी कभी उनके पास दूसरे गांव से भी लोग आया करते थे। ऐसे ही 19 मई 2025 को संत दयादास महाराज से मिलने 2 आदमी आए। वो संत दयादास के पास अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए आए थे। संत दयादास एज यूजुअल मंदिर में बैठे थे, जहां वो अक्सर लोगों की बातें सुनते थे, उन्हें सलूशन देते थे। वो 2 लोग दयादास के पास आकर बैठ गए। थोड़ी बातें करने के बाद उन दोनों में से एक आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक फोटो निकाली जो उसने संत को दिखाई। दयादास ने उस फोटो को देखा और उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। ये तुम ही हो ना, देवेंद्र शर्मा? संत दयादास महाराज
उर्फ देवेंद्र शर्मा का अब खेल खत्म हो चुका था और दयादास को भी ये चीज पता चल चुकी थी, इसलिए उसने बिना कोई हल्ला करे, बिना कुछ बोले वो चुपचाप खड़ा हुआ। उसने भागने की भी कोशिश नहीं करी और वो चुपचाप इन 2 लोगों के साथ वहां से बाहर आ गया और उसने ये कबूल कर लिया कि वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर है। उसी दिन उसे हथकड़ियों में वहां से ले जाया गया और इस पूरे तमाशे को गांव के सभी लोग देख रहे थे। गांव के किसी भी इंसान को यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 2 साल से उनके बीच एक सीरियल किलर संत के भेष में रह रहा था, उनका इलाज कर रहा था और उन्हीं के पैसों से वहां ऐश की जिंदगी जी रहा था। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि आखिर पुलिस को पता कैसे नहीं चला कि देवेंद्र दौसा में था। वेल, ऑल दिस टाइम जब देवेंद्र को लग रहा था कि पुलिस ने उसे खोजना बंद कर दिया है, उसी के दूसरी तरफ पुलिस ने 24/7 देवेंद्र का मोबाइल फोन ट्रैक पे रखा था और पिछले 2 सालों से देवेंद्र का फोन स्विच्ड ऑफ था, इसलिए पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती है। तो एक दिन पुलिस वालों को रेडार में देवेंद्र का सिम दिखाई दिया। तो एक दिन पुलिस वालों को ये फोन ट्रैक करते हुए अचानक से दौसा राजस्थान से एक रिचार्ज दिखा जो कि देवेंद्र शर्मा के फोन नंबर पर ही हुआ था। अपेरेंटली ये रिचार्ज करने के बाद वो अपनी सेकंड वाइफ को कॉल कर रहा था। उसकी सेकंड वाइफ इस समय पे मुंबई में रह रही थी और इसी फोन कॉल की वजह से, इसी रिचार्ज की वजह से वो पकड़ा गया। पुलिस ने इसके बाद इस आश्रम पे जहाँ पे शर्मा रह रहा था वहाँ पे अंडर कवर ऑफिसर्स भेजे जो कि उसके डिवोटी बन के वहाँ पे आए थे और 1 हफ्ते की कड़ी सर्वेलेंस के बाद उन्होंने फाइनली उसे अरेस्ट कर दिया था। जस्ट बिकॉज लाइक आई सेड कि देवेंद्र को यही लग रहा होगा अब कि 2 साल बीत चुके हैं और पुलिस वाले उसे नहीं ढूंढ रहे हैं अब। एंड दैट इज हाउ जब उसका फोन खुला और सिम कार्ड वापस ऑपरेट हुआ तो उसने खुद ही अपनी लोकेशन पुलिस वालों को दे दी थी, विच इज क्वाइट आयरॉनिक क्योंकि वो खुद पुलिस से भाग रहा था और उसकी खुद एक मिस्टेक की वजह से पुलिस वालों से पकड़ा गया था। ये केस मेरे आज तक के कवर किए हुए सारे केसेस में से सबसे ज्यादा अलग है क्योंकि इसमें जो था वो हर बारी एक नए पहली बात तो वो भाग जाता था और दूसरी बात ये थी कि वो हमेशा एक नए डिस्गाइज के साथ एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करता था। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो हर बार कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ही करता था भागने के बाद भी। दिस केस आई स्वेयर टू गॉड इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी। ऐसा लगता है कि किसी मूवी डायरेक्टर ने लिखी है। लेकिन फिलहाल के लिए देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर उर्फ दयादास महाराज जेल में है एंड आई होप कि अब उसे कोई भी पैरोल ना मिले बिकॉज हु नोस कि फिर से किसी दूसरे शहर में कोई दूसरे नाम के साथ कोई नया क्राइम कर देगा ये भागने के बाद। एंड विद दैट ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गाइस कमेंट इन दिस वीडियो क्योंकि मुझे देखना है कि तुम लोगों ने सही गेस करा था कि नहीं करा था। बट विद दैट गाइस आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।